नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक डायलॉग जो इन दिनों सुनाई दे रहा है, मेहमान हो तो क्या कब्जा करोगे। दरअसल एक फिल्म के गाने की लाइन है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। तो मेहमान हो या अतिथि, अतिथि हम उसको मानते हैं जो तिथि बता के नहीं आता है या जो जिसके आने से हमको प्रसन्नता होती है। और हमारे घर में अतिथि सत्कार की हमारे देश में परंपरा है, हम अतिथियों का सत्कार करते हैं। अब ये अतिथि के बारे में ये माना जाता है कि अतिथि जो है वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो थोड़े दिन बाद चला जाएगा। इसलिए जब तक वो अतिथि 2-4-6 दिन रहता है तो उसकी बहुत आवभगत होती है, पर जब वो घर में रहने लगे तो फिर घर का जोगी जोगड़ा और आन गाँव का सिद्ध हो जाता है। तो अब यहाँ बात हो रही है मध्य प्रदेश में और पूरे देश में एक फिल्म भी आई थी कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो इस फिल्म के किरदार में अतिथि की भूमिका में एक परिवार के लिए वो सिरदर्द बन जाता है। प्रदेश जो मध्य प्रदेश है उसके स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अतिथि शिक्षक इस समय इसी तरह के किरदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 75,000 अतिथि शिक्षक हैं। वे नियमितीकरण समेत 5 सूत्री मांग को लेकर पिछले काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं। बीते दिनों इन शिक्षकों ने अपनी मांग के समर्थन में भोपाल में बड़ा प्रदर्शन भी किया। इस बीच अतिथि शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मेहमान हो तो क्या घर पे कब्जा करोगे। उन्होंने कहा कि जहां शिक्षक कम है वहां उनकी सेवाएं ली जाती हैं, उनके हितों की भी रक्षा करेंगे और उपयोगिता भी देखी जाएगी। अतिथि शिक्षकों को 2-3 विषय हैं, सरकार उन पर काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि कोई अतिथि शिक्षक जो है वो पूरे एकेडमी सेशन में काम करे, ये कोशिश है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बेरोजगार नौजवान हैं। उनके हितों की रक्षा करना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे शिक्षक हो या अतिथि शिक्षक। न्यायालयीन प्रकरण पेंडिंग है, सरकार उसमें उसे तेजी में लाने की कोशिश भी कर रही है। शिक्षकों के संबंध में हम चिंता कर रहे हैं। मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। कब्जा क्या होता है? आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते ही हैं, सेवाएं लेते हैं। आप सेवाएं लेते हो और बाद में अपमानित करना चाहते हो। एक मंत्री का वक्तव्य मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मैं मानता हूं कि शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बात जो है नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। तो चलिए इस बारे में हम जो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं, जो पार्टियों से जुड़े लोग हैं, उसको सुनते हैं और देखते हैं। आपने पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, आप चिंता मत करें, क्योंकि जहां अतिरिक्त हैं उनको भेजेंगे, पढ़ाई प्रभावित क्यों होगी। वो वहां जाएंगे जहां कम है तो पढ़ाई। मेरा आपसे आग्रह ये है कि हमारे लगभग 9.5 से 10,000 अतिशय शिक्षक जा चुके हैं, अपने अपने स्थानों पर उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। अभी हमारे 3,500-4 हज़ार शिक्षक हैं, 3,500 जिनको किया जाना है। हमने इसमें बिल्कुल स्पष्ट बोल के रखा है कि दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग के माध्यम से उनको ऑप्शन देने के बाद हम करते हैं। उसके बाद भी असहमति व्यक्त करते हैं, कोई दिव्यांग हमारा असहमति व्यक्त करता है, महिला असहमति व्यक्त करती है, तो उनको हमको दबाव बनाकर नहीं भेजना है। सरकार उसकी अलग से नीति बनाएगी। लेकिन चूँकि ऑनलाइन चीज़ें हैं, पोर्टल पे हम काम कर रहे हैं, कई बार हल्की फुल्की पोर्टल की विसंगति के कारण कोई चीज़ जो है निकल के आती है, तो उनको विभाग जो है कमिश्नर हमारे, उनको अलग से देखकर ऑफलाइन भी अगर मदद करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। किस तरीके से लोगों की, आम जन की भावनाओं से खेलती है। एक तरफ जो शिक्षक चयनित है उनको जगह नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों के लिए अनर्गनल बयानी हो रही है। स्कूल शिक्षा में 50 लाख बच्चे बंद हो गए, बजट 25% बढ़ा दिया। अतिथि शिक्षक भाइयों, पहले ये चुनाव में आपको प्रलोभन देते हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपके परिवार से लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं और फिर आपको ही इस तरीके से अपमानित करते हैं। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है? आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री, मतलब सरकार का एक नुमाइंदा,
यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य। ये क्या प्रदेश बना रहे हैं आप लोग? मैं मानता हूं शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से माफी मांगनी। तो चलिए, मेहमान हो तो क्या कब्जा करोगे, ये जो शिक्षा मंत्री के इस वाक्य को लेकर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है और शिक्षा मंत्री को इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो चलिए इस पूरे प्रसंग को समझते हैं कि अतिथि शिक्षकों की जरूरत क्यों पड़ती है, अतिथि शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, यदि स्थायी रूप से बहुत सारे विषयों में शिक्षक नहीं हैं तो उनके भरने की प्रक्रिया क्या है, और ये जो अतिथि शिक्षक हैं अगर ये भी योग्यता रखते हैं तो अगर वो इस प्रदेश के बेरोजगार हैं और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भी हो रही है तो क्या इनकी सेवाएं लेने पर विचार हो रहा है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय शिवम शुक्ला जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कमल विश्वकर्मा जी हैं, उनका भी स्वागत है, और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। तो सबसे पहले मैं शिवम भाई आप ही से बात शुरू करूंगा कि ये एक व्यवस्था होती, जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि युक्ति युक्तकरण भी किया जाता है, कहीं पे शिक्षक ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, किसी स्कूल में विद्यार्थी कम है कहीं ज़्यादा है, तो सरकार एक व्यवस्था करती, चूँकि स्कूल शिक्षा विभाग सबसे बड़ा अमला जो है राज्य में, यदि किसी के पास सबसे ज़्यादा मेन पावर होता है, अमला होता है, तो वो शिक्षकों का होता है, शिक्षा विभाग का होता है। अब उसमें बहुत सारे शिक्षक सेवानिवृत्त हुए होंगे, किसी का तबादला हुआ होगा, युक्ति युक्तकरण करके सरकार ये कोशिश करती है कि जहाँ टीचर कम है वहाँ पे टीचर भेजे जाएं और स्कूल शिक्षक विहीन ना रहे। इसके बावजूद जब सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं होते तो वहाँ पे अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करते हैं। अब ये अगर व्यवस्था बहुत समय से चल रही है तो हमने देखा कि चाहे शिक्षाकर्मी हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो या कोई भी हो, संविदा पे काम, यहाँ तक कि जनगणना में काम करने वाले लोग भी कालांतर में नौकरी की मांग करते हैं। तो ये जो अतिथि शिक्षकों का आंदोलन है या उनकी मांग है और उनके लिए शिक्षा मंत्री का इस तरह का वक्तव्य, इसको लेकर जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, इस बारे में मैं चाहूँगा कि शिवम जी कि आपकी और आपकी पार्टी का क्या रुख है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि बयान के एक हिस्से को आगे लेकर के इस पर राजनीति करने के बजाय इस पूरे विषय की गंभीरता को समझने का प्रयास कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। यह जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव ही शिक्षकों को लेकर के संवेदनशील रही है। हमारी सरकार लगातार उनके हित के लिए काम करती हुई चली आ रही है। जहां तक विषय रहा नियुक्ति देने का, तो अतिथि शिक्षकों को जब ज्वाइन कराया जाता है उस वक्त ही यह शर्त रहती है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको परमानेंट नौकरी दी जाएगी। यह विद्यालय की तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार से नियुक्ति का निर्णय लिया जाता है और भविष्य में अगर गुंजाइश बन पाती है तो सरकार का पुरजोर प्रयास रहता है कि इनके भविष्य की भी चिंता की जाए। लेकिन सरकार की भी अपने उत्तरदायित्व और अपनी मजबूरियां हैं, पूरे जितने शिक्षक हैं उतनी को ही परमानेंट नहीं कर सकते हैं, यह भी एक फैक्ट है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, अभी चुनाव से पहले जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान भी जो कार्य दिवस पर वेतन मिलता था उसको मासिक करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया था। जो लगभग हर वर्ग 1 का बढ़ाया गया, वर्ग 2, वर्ग 3 का दोगुना कर दिया गया था। शासकीय अधिकारियों की, परमानेंट शिक्षकों की भांति उनके लिए एक प्रकार से अवकाश की व्यवस्था हम लेकर के आए थे। अतिथि विद्यालयों और व्याख्याताओं को जितनी भी नियुक्तियां उसमें 25% का आरक्षण दिया गया था और अधिकतम जो 20% अंक दिए जा रहे थे उसको 30% किया गया था। तो यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही संवेदनशीलता दिखाते हुए उनके लिए सुनिश्चित की थी। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कर्मी कल्चर लाने वाले कौन लोग हैं। यह तो दिग्विजय सिंह है, बंटाधार है, फिर कमलनाथ जी भी 15 महीने के लिए सरकार में। अतिथि शिक्षकों के लिए अगर ऐसा कोई उन्होंने कदम उठाया हो, कोई अपनी उसमें संवेदनशीलता दिखाई हो, लेकिन सदैव ही कांग्रेस पार्टी ने सदैव शिक्षकों के वर्ग को छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुरजोर प्रयास है कि जितने शिक्षक हो पाएंगे उनके लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं और पूरे तय फॉर्मूला के तहत उन तमाम लोगों को परमानेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन उसमें भी शासन का अपना एक कार्य प्रणाली है, कार्य पद्धति है और उसको कोई भी बाईपास नहीं कर सकता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जितने भी अतिथि विद्वान है, यह शुरुआत में ही सरकार ने स्पष्टता के साथ कहा था कि अगर आप इस सेवा में आ रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी दी जाए। उदय प्रताप जी ने बहुत स्पष्टता के साथ यह विषय रखा है। तो उस पूरे एक वक्तव्य को पकड़ने के बजाय जो इस मामले की बृहत्तर एक सच्चाई है उससे हम सभी को रूबरू होना चाहिए और उसके आधार पर अपना जो एक माइंडसेट है उसको फ्रेम करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास रहे हैं वह बहुत ही कारागार साबित हुए हैं। हम देख रहे हैं कि
मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेशियो जो कांग्रेस के समय लगभग सेकेंडरी एजुकेशन तक आते आते 31.8 हुआ करता था, वो आज घट करके 6-6.5% रह गया। तो जो हमारा प्रयास रहा है वह अभूतपूर्व रूप से सफल सिद्ध हुआ है और मध्य प्रदेश के शिक्षकों का, अत्यंत विद्वानों का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निरंतरता के साथ दृढ़ बना हुआ है। जी, तो शिवम जी, ठीक है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरा है। शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को पहले से ही बता दिया गया है कि भाई यहाँ पर जब जरूरत होगी तो आपको रखा जाएगा, क्योंकि आप अतिथि हो। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता कमल विश्वकर्मा जी के पास जाऊँगा। कमल जी, आपकी सरकार ने एक कार्यक्रम लाया था, वो मजदूरों के लिए लाया था, उसका महात्मा गांधी नरेगा। तो ये महात्मा गांधी नरेगा जो था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी, जिसमें आपने 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात की। उसके बाद कुछ जगह 150 दिन का भी रोजगार मिला, और उसमें यह भी एक प्रावधान है कि यदि आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आप जो है उसके लिए सूचित कर सकते हैं, और यदि आपको पैसा विलंब से मिलता है भुगतान मजदूरी का, तो वो भी, उसमें भी आपको ब्याज मिलेगा। ये तो थी रोजगार की गारंटी वाली। पर यहाँ सरकार ने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है, और सरकार ने पहले ही अतिथि शिक्षकों को बताया है कि आप अतिथि हैं, हमको जब आपकी ज़रूरत पड़ रही है हम आपको रख रहे हैं, और जहाँ पे हमारे रेगुलर शिक्षक जाएंगे और वहाँ पर यदि आपकी ज़रूरत नहीं होगी तो हम वहाँ आपको नहीं रखेंगे, ये सरकार ने बताया। पर धीरे धीरे अतिथि शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी हो गई, और जब वो आंदोलन करने लगे तो मंत्री ने किसी वक्तव्य में, मुझे पूरा उनका वक्तव्य नहीं पता कि उन्होंने किस संदर्भ में ये पूरी बात की, पर निश्चित रूप से ये बात को लेकर अब बतंगड़ है। तो मैं चाहूँगा कमल विश्वकर्मा जी कि इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, शिवम जी ने अभी जो पक्ष रखा अपना भारतीय जनता पार्टी का, वो उनकी पार्टी का पक्ष रखा, लेकिन शिवम जी जिस तरह से जो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया, अतिथि शिक्षक हो चाहे अन्य जय, तो ये पिछले 20 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से शिक्षा का विधिवत चरणबद्ध शिक्षा का दोहन करके, ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शिक्षा भी नहीं देना चाहती और 87,000 टीचरों को भी नहीं भरना चाहती है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश को 20वें पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। अभी शिवम जी बोल रहे थे 15 महीने उदाहरण देने लगे, 15 महीने में कमलनाथ जी सरकार आती। आपकी 20 साल में है, आज अतिथि शिक्षक परेशान हैं। 2007 में आपने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की थी, 2007 का सिर्फ आपका वेतन बढ़ा हुआ है, और इस दौरान जो 25,000 अतिथि जो हटाए गए हैं उसका कोई वो नहीं। तो कहीं ना कहीं जाकर जो आप बात कर रहे हैं कि हम शिक्षा के लिए गंभीर हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी सरकार शिक्षा के लिए है। मध्य प्रदेश सरकार 2020 में जब सरकार गिरी थी, माननीय महाराज महोदय जी ने अतिथि शिक्षकों को लेकर कहा था कि अगर अतिथि शिक्षक भर्ती, सरकार गिर गई थी। आज महाराज जी तो महल में हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक रोड पर हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण कहना है, एक जिम्मेदार पद पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, और जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि किसी के घर में नहीं घुस सकते, आप कब्जा नहीं कर सकते, ये निंदनीय बयान है। आप शिक्षा के मंदिर के, आप सबसे बड़े एक अभिभावक के रूप में है शिक्षा मंत्री जी, और आप कुछ भी बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, आपकी ये नहीं चलेगी। अगर आप कैबिनेट में हैं और आप शिक्षा मंत्री के रूप में हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि अतिथि शिक्षकों की जो मांगे हैं उनको पूर्ण करें, और शिक्षा का जिस तरह से जो बंटाढार किया 20 साल में, आज शिक्षा को मध्य प्रदेश की जो हालात बिगाड़ रखी उसको सही सुचारू रूप में लेके आए। जी, तो कमल जी, मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, और यदि 75,000 अतिथि शिक्षक हैं तो इनको भर्ती करने की प्रक्रिया 20 साल में हो जानी चाहिए थी। जितने स्कूल हैं, जितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से 20 साल की अवधि बहुत बड़ी होती है कि एक सरकार इसको गैप को भर सकती थी, जो उन्होंने नहीं किया। राकेश, मैं आपके पास आऊँगा। ये जो अतिथि शिक्षकों का आंदोलन है, किस तरह से ये इतनी बड़ी संख्या हो गई कि ये 75,000 हो गए। फिर 75,000 कोई छोटी मोटी संख्या नहीं होती, ये चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। ये आंदोलन करें तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। तो ऐसा क्या कुछ हो रहा है लगातार मध्य प्रदेश में कि ये संख्या धीरे धीरे एक बड़ा पहाड़ जैसे संख्या हो रही, 75,000। तो इसका मतलब है 75,000 लोगों को 365 दिन तो काम नहीं मिलता है, क्योंकि ये अतिथि हैं। तो क्या हो रहा है? अतिथि शिक्षक जो बीच में, जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीच में बहुत सारे अतिथि शिक्षकों को घर बिठा दिया गया, तो नेचुरली जहाँ पे रेगुलर टीचर की भर्ती होगी
वहाँ अतिथि की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस विषय के यदि टीचर आ गए तो फिर वो दो लोगों के पैसे तो एक ही विषय पे नहीं निकलेंगे, क्योंकि सरकार में एक सेटअप होता है और सेटअप स्वीकृत भी होता है। राकेश, देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर यदि बात की जाए तो पिछले 10 सितंबर को भी राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। मुख्यमंत्री निवास का इन अतिथि शिक्षकों ने घेराव किया था। दरअसल देखिए, यदि हम बात करें तो अतिथि शिक्षकों का जो 10 माह का जो सेवा काल है वो अनुबंध के साथ ही 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को 2024-25 में नियुक्ति का एक और मौका दिए जाने को लेकर सहमति जो है सरकार के बीच में बन चुकी है। हालांकि इसके अलावा बात की जाए तो अतिथि शिक्षकों का 10 माह का सेवाकाल होगा, इसको लेकर जो है सहमति बनी है। इसके साथ ही 20 सत्र में अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं निकाला जाएगा, नियुक्त पद नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही बात की जाए तो स्कोर कार्ड में अनुभव के प्रति वर्ष 10 अंक और अधिकतम 15 वर्षों के 150 अंक जोड़े जाएंगे, भले ही शिक्षक ने किसी भी वर्ग में क्यों ना पढ़ाया हो। रिटायर्ड शिक्षकों की भांति स्कोर कार्ड में अनुभव अंक जोड़े जाएंगे। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन जो अतिथि शिक्षकों की जो मांग थी, ये मांगों को लेकर पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुआ था उसमें सरकार के बीच में ये मांग को लेकर सहमति भी बनी थी। दरअसल देखिए, यदि इसके पहले हम बात करें, चुनाव के पहले की बात करें, इसके पहले की सरकार की बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान इन अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने का वादा जो है, एक वादा जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, और उसी मांग को पूरा करने को लेकर अब ये अतिथि शिक्षक अड़े हुए हैं। और यही कारण है कि इस बार हम देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती कहाँ होती है, जहां दूरस्थ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर टीचर यानी जिस सब्जेक्ट के टीचर न हो, वहां पर इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाती है। लेकिन ऐसे में सरकार जब अपनी भर्ती अभियान चलाती है तो ऐसे में उनका ये कहना होता है कि हम लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोगों को दी जाए, जो हम लोग पहले से काम करते आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि सरकार और इन अतिथि शिक्षकों के बीच में गतिरोध बढ़ रहा है, और ये गतिरोध बढ़ने के कारण साथ साथ यदि आज बात की जाए तो आज जो जिस प्रकार से स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जो बयान दिया है, वो माना सकता है कि या तो उन्हें सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है कि अतिथि शिक्षकों को लेकर हम जो निर्णय कर रहे हैं वो फुल एंड फाइनल है, इसके बाद सरकार कुछ नहीं करेगी। यानी जिस प्रकार से आज स्कूल शिक्षा मंत्री का जो बयान था वो कई मायने में एक महत्वपूर्ण बिंदु रखाता है, और इसी को लेकर जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्कूल शिक्षा विभाग इसी जो है पॉइंट ऑफ व्यू पे चलता नजर आए। और यदि दूसरी ओर बात की जाए तो सरकार क्या है, अब अतिथि शिक्षकों के प्रति क्या सख्त रवैया अपना रही है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन की बात की जाए तो इन अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से, यानी अभी की बात की जाए लगभग यानी काफी लंबे समय से जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है बातचीत भी जारी रख रहे हैं। जी ठीक है राकेश, चूंकि अभी हाल ही में कोई चुनाव नहीं है, जो चुनाव होंगे नगरीय निकाय के होंगे, उसमें अतिथि शिक्षक क्या भूमिका निभाएंगे ये बात की बात है। पर अतिथि शिक्षक लंबे समय से आंदोलनरत हैं और वो चाहते हैं कि दूरस्थ इलाकों में जहां उनकी पदस्थापना है वहां पे भर्ती के समय उनको प्राथमिकता मिले। और जैसा कि अभी शिवम शुक्ला जी बता रहे थे कि पूर्व में इसमें एक्सरसाइज हुई है, किस तरह से उनको नंबर दिए जाएंगे, किस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी उनको जब भर्ती होगी, ये बहुत सारी प्रक्रिया की गई है। पर ये संख्या बहुत बड़ी है और लगातार जो भी राजनीतिक दल रहता हो, जब इतनी बड़ी संख्या देखता है तो वो जाके निश्चित रूप से उनके पास जाता है, बात करता है या वो मिलते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है। अब जैसा कि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद आपको लग रहा है राकेश कि सरकार ने एक मन बना लिया है कि जो कुछ करना है उस पर एक सहमति बन गई है, और उस सहमति पर एक दबाव की राजनीति चल रही होगी कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो सोच रहे हैं जब सरकार करने ही जा रही है तो हम थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना मांग लें, और मौका लोग ढूंढते हैं। और शिक्षा मंत्री के एक बयान को लेकर ये एक बड़ी बात की जा रही है। शिवम जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो संख्या है, ये अभी आपने कमलनाथ के 15 महीने की बात बीच में की, पर लंबे समय से भाजपा सत्ता में है और 75,000 की संख्या कम नहीं होती। यदि स्कूलों में 75,000 शिक्षकों की कमी है तो उनकी भर्ती के लिए 20 साल में क्या कुछ किया गया, और इतनी बड़ी संख्या और जिसमें अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो यदि ये लगता है कि भाई ये अतिथि शिक्षक ही यहाँ पे पढ़ा सकते हैं तो क्यों ना कोई पॉलिसी लाके, जैसे कि कई जगह हुआ कि जो शिक्षाकर्मी थे उनको सरकार ने नियमित किया,
इसी तरह अतिथि शिक्षकों के मामले में कोई पॉलिसी है शिवम जी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर संविदा की परीक्षाएं कराती है, जिसके माध्यम से शिक्षकों की भर्ती पूरे प्रदेश स्तर पर की जाती है। अभी हाल ही में पिछले वर्ष भी परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके पश्चात शिक्षकों की भर्ती की गई। तो लगातार शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार अपने स्तर पर अभियान चलाती है और उसमें जो अतिथि विद्वान है उनको कहीं ना कहीं एक कोटा और एक प्रकार से उनको सहूलियत भी प्रदान की जाती है कि अगर उस परीक्षा में उनको कुछ अंकों का ग्रेस मार्क के रूप में दिए जाते हैं ताकि वह भी उसमें इंसेंटिवाइज हो सके। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा, तत्कालिक रूप से कई बार हम अतिथि विद्वानों को ले आते हैं स्थानीय परिस्थितियों, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को भी मेंटेन करना यह भी हमारा एक प्रायोरिटी है। तो उसके लिए परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है। इसीलिए परीक्षा की व्यवस्था को किसी भी कीमत पर रूल आउट नहीं किया जा सकता और यह जो पूरा एक शिक्षकों की भर्ती का प्रोसेस है उसमें परीक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस चीज को कंसिडरेशन में रखते हुए ही निर्णय ले रही है और हमारी जो सिंपैथी है वो पूरी तरीके से सरकार रखती है, उनके प्रति एक प्रकार से सहानुभूति की भावना रखती है और उनके लिए लगातार सरकार प्रयत्नशील होकर के काम भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि शिक्षकों का भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। तो आने वाले वक्त में जो भी सरकार का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा उसके माध्यम से हम लगातार बात कर रहे हैं जो भी शिक्षक आंदोलनरत हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां भी जैसी भी गुंजाइश बनेगी सरकार की ओर से उन सभी लोगों को एकमोडेट जिस भी रूप में हो पाएगा किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त उनकी सेवा के जो नियम है वह भी उनके सामने बहुत स्पष्टता के साथ है। सरकार अपने किसी भी एक किए हुए वादे से अथवा दावे से कहीं भी पीछे नहीं हट रही है और लगातार शिक्षकों के हित के लिए ही यह सरकार संकल्पित होकर के आगे बढ़ रही है। जी कमल जी, जैसा कि अभी शिवम जी कह रहे हैं कि सरकार जो है शिक्षकों के लिए संकल्पित है, उनको जहां मौका मिल रहा है एडजस्ट भी किया जा रहा है, लगातार भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, फिर अचानक से ये आंदोलन इस तरह उग्र हो रहा है और शिक्षा मंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि अतिथि तुम कब जाओगे या कब्जा करोगे, ये ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? उसका कारण है, जैसे कि शिवम जी ने बहुत बढ़िया अपनी बातें रखी, आपको मैं ये जानकारी दे दूं, मध्य प्रदेश के अंदर 1,19,095 स्कूल थे। 5 साल में इन्होंने 22,000 स्कूल बंद कर चुके हैं और अभी लगभग 28,000 स्कूल और बंद करने की स्थिति में। साथ में ये 99% स्कूल बंद करना चाहते हैं, ये समाचार पत्रों में आ चुका है शिक्षा विभाग। और ये 12,000 स्कूलों को ये अपना प्राइवेट निजी हाथों में देना चाहते हैं। ये इनकी एक प्रक्रिया चल रही है और जब से भाजपा की पिछले 6-8 महीने से जब से सरकार आई हुई है, माननीय शिक्षा मंत्री के हमेशा वक्तव्य ऐसे आते हैं जो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में देना ही नहीं चाहते, जो कि आपने पहले कहा कि इनको हरी झंडी मिल चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार और कैबिनेट में शिक्षा मंत्री जी को अपनी हरी झंडी दे रखी है कि जिस तरह से शिक्षा का मध्य प्रदेश में बंटाढार करो, पिछले 20 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में आज बिजली नहीं है, 42,000 सरकारी स्कूलों पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, 15,000 सरकारी स्कूल शौचालय नहीं है, वाल नहीं है, 7,000 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। तो ये बात करते हैं गुणवत्ता की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार टोटल शिक्षा को बंटाढार करने में तुली हुई है। इसके अलावा इन्हें और कोई लेना देना नहीं, सिर्फ डिबेट में फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं। जी चलिए कोई बात नहीं, डिबेट में हम डिबेट के माध्यम से जनता के सामने बहुत फैक्ट रखते हैं और बताते हैं। मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। राकेश, जैसा कि अभी कमल जी कह रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षक तो अपनी जगह है, पीने का पानी नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है, स्कूल टपक रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें स्कूलों की है। तो क्या ये मोहन की सरकार है, मोहन यादव की, क्या इनके बजट में स्कूलों के लिए कुछ अलग प्रावधान किया गया है? अभी जो बीजेपी का संकल्प पत्र था उसमें स्कूलों को लेकर, अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की बात की गई है? देखिए सुभाष जी, यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को लेकर, खासतौर से स्कूली शिक्षा को लेकर यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है सतर्क और सजग है। दरअसल देखिए, नौनिहालों का जो लालन पालन या पोषण जो होता है सबसे ज्यादा स्कूलों में होता है। यानी कहा जाए उनको पढ़ाई लिखाई या उनके जो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो स्कूलों में होती है और यहीं से उनको जो है जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है वही कदम जो है आगे बढ़ के देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी को लेकर जो है इस बार यदि बजट को लेकर बात की जाए तो बजट
स्ट्रेंथ में भी जो है इस बार सरकार ने बढ़ोतरी की है। दरअसल देखिए कुछ स्कूलों को बात की जाए तो एक्सीलेंस स्कूल बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कर रही है। दरअसल देखिए जिस जगहों पे 4 स्कूल हैं, यदि बात की जाए 10 किलोमीटर के दायरे में यदि 4 स्कूल हैं और 4 स्कूलों का यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो मजबूत नहीं है, तो ऐसे में केवल एक स्कूल को जो है सरकार फोकस करके उसको एक्सीलेंस बना रही है। उसमें तमाम जो है अत्याधुनिक साधनों से संसाधन मौजूद रहेंगे जिससे बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे और उसके साथ साथ उनको लाने ले जाने के लिए परिवहन के लिए जो है एक बस की व्यवस्था भी की जा रही है। दरअसल इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि 4 स्कूल जहां पर जिनमें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यदि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो उसको पूर्ति के लिए सरकार एक फोकस करके जो है सीएम राइज स्कूल खोल रही है। और ये जो सीएम राइज स्कूल हैं, इसको लेकर पिछले यदि बात की जाए तो करीब 1-1.5 साल से सरकार जो है काम कर रही है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल के ही बड़खेड़ी में जो है एक सीएम राइज स्कूल खुला हुआ है। उसके बाजू में यदि बात की जाए तो एक दूसरा सरकारी स्कूल भी है, लेकिन वो हायर एजुकेशन में है। लेकिन जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार अपने काम कर रही है, ये जरूर बात सही है कि विपक्ष जो अपने एलिगेशन लगा रहा है कि जो सरकार ने स्कूल बंद करे हैं, तो स्कूलों को जो है कम करा है, 22,000 स्कूलों को कम करा है और उनकी जगह जो है मर्ज करके जो है सरकार ने सीएम राइज स्कूल खोले हैं। और सरकार की मंशा है कि इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको अच्छे अत्याधुनिक संसाधनों के साथ पढ़ाई करने का मौका मिल सके। तो इसी के चलते सरकार ने जो है हर 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर सीएमआरआई स्कूल खोले हैं। हालांकि देखिए इसका प्रभाव कितना पड़ रहा है ये तो थोड़े दिनों बाद पता चलेगा, जब इसके आंकड़े आते हैं, शिक्षा के स्तर को लेकर आंकड़े आते हैं, तमाम अलग अलग चीजों को लेकर आंकड़े आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने जो कोशिश की है वो अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन यदि विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी अपनी जगह सही है। विपक्ष अपनी बात सही कह रहा है कि सरकार ने जो बंद करे हैं स्कूल, हो सकता है कि कई जगहों पे बच्चों को आने आने में दिक्कत आ रही है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे रहते हैं जहां पर बरसात के दिनों में खासतौर से बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो सरकार को ऐसी जगहों पे भी बच्चे स्कूल खोलना चाहिए जहां से बच्चे आसानी से आ जा सके। जहां पर जो है ज्यादा यदि घनी आबादी है तो वहां पर स्कूल खुले रखने चाहिए थे, लेकिन सरकार का जो डिसीजन है उसके चलते जो इनको मर्ज किया गया है। जी राकेश, ये तो हुई ठीक है, पर सवाल ये है कि ये जो अतिथि शिक्षक हैं जिनकी संख्या 75,000 है और ये खास करके उन विषयों के हैं और उन दूरस्थ इलाकों में हैं जहाँ पर सामान्य शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अतिथि शिक्षकों की भूमिका है। और निश्चित रूप से शिक्षकों का कोई पैरामीटर भी तय हुआ होगा कि ये लोग, जैसा भी मैं सुन रहा था कि 30% से कम रिजल्ट लाने वाले शिक्षकों को भी एक मौका दिया गया है। मतलब सरकार ये भी देख रही कि टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं और कहीं रिजल्ट थोड़ा कमज़ोर हो रहा है तो उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। पर इन सब के बावजूद क्या ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है? इतने शिक्षक आंदोलन के बावजूद, अतिथि शिक्षकों के बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है? इसको लेकर मैं बहुत संक्षेप में शिवम जी आपसे चाहूँगा कि आप बहुत संक्षेप में बताएं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को आप किस तरह से देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम बात कर रहे थे कि जो मेहमान हो तो क्या कब्जा करोगे, यानी हम अतिथि शिक्षकों की बात कर रहे थे। और अतिथि शिक्षक कोई कम संख्या में भी नहीं है। अगर मेहमान 75,000 मेहमान अगर पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मेहमान जो है कहीं ना कहीं मुसीबत भी खड़ी करेंगे और ये रोज़गार मांगेंगे, क्योंकि बेसिकली बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जो बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। तो यदि इनको आप नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम इनसे सम्मानजनक बात करें। ये कब्जा करने वाले नहीं हैं, ये पढ़ाने वाले मेहमान हैं जिनकी ज़रूरत छोटे छोटे बच्चों को है। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।